सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि बढ़ी हुई सैलरी और बढ़ी हुई पेंशन आखिर कब से मिलेगी। साल के 2 महीने बीत चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है, होली जैसे बड़े त्योहार नजदीक है और बाजार की महंगाई अलग दबाव बना रही है। इसी वजह से वेतन आयोग और पेंशन सुधारों पर चल रही बैठकों को लेकर लोगों की दिलचस्पी अचानक बहुत बढ़ गई है। चर्चा का केंद्र एक ही है, क्या 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा, और अगर प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी हुई तो कर्मचारियों को किन मदों में नुकसान होगा, खासकर भत्तों में। वेतन आयोग की परंपरा को देखें तो सामान्यतः हर 10 साल के बाद नया वेतन आयोग आता है और उसका प्रभाव एक तय कट ऑफ तारीख से माना जाता है। इस चर्चा में बार बार यह बात दोहराई गई कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग के हिसाब से नई सैलरी और पेंशन ड्यू हो जाती है, यानी सिद्धांत रूप से उसी तारीख से लागू होने की स्थिति बनती है। इसी आधार पर यह विश्वास जताया गया कि तारीख बदले बिना 1 जनवरी 2026 से ही नया वेतन ढांचा लागू माना जाएगा। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि आयोग के गठन, काम शुरू होने, रिपोर्ट बनने और सरकार द्वारा स्वीकृति जैसी प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है। मतलब तारीख वही रहे, पर वास्तविक भुगतान और संशोधित आदेश आने में समय लग सकता है। कर्मचारियों की एक व्यावहारिक चिंता यह है कि यदि आयोग की रिपोर्ट आने में 18 महीने तक लग जाते हैं, तो इस बीच उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। यह नुकसान केवल मूल वेतन में नहीं, बल्कि HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य कई भत्तों में हो सकता है, क्योंकि बहुत बार सरकार का तरीका यह रहा है कि बेसिक पे का एरियर कट ऑफ डेट से मान लिया जाता है, लेकिन भत्ते रिपोर्ट वाली तारीख से लागू कर दिए जाते हैं। यही बिंदु कर्मचारियों के लिए सबसे संवेदनशील है। कारण साफ है, मकान किराया, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, चिकित्सा जैसे खर्च बेसिक से कहीं अधिक भत्तों और उनके प्रतिशत बदलाव से प्रभावित होते हैं। अगर HRA और अन्य भत्ते देर से लागू हुए, तो 1 जनवरी 2026 से लेकर रिपोर्ट आने तक की अवधि का वास्तविक नुकसान कर्मचारी महसूस करेंगे। इसीलिए इस चर्चा में यह रणनीति सामने आई कि कर्मचारी पक्ष आयोग के सामने 2 बड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का मन बना रहा है। पहला, यह कि चूंकि प्रक्रिया में देरी हो रही है, इसलिए भत्ते भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू किए जाएं। दूसरा, यदि आयोग संकेत दे कि उसे लंबा समय लगेगा, तो अंतरिम राहत की मांग भी एक विकल्प हो सकती है, ताकि देरी की अवधि कर्मचारियों के लिए घाटे का सौदा न बने। इस सोच के पीछे तर्क यह है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का जीवन खर्च लगातार बढ़ता है और लंबे अंतराल तक पुरानी दर पर भुगतान उन्हें आर्थिक रूप से पीछे धकेलता है। इस पूरे मामले में एक और बात भी स्पष्ट रूप से सामने आई कि वेतन और पेंशन को रोके जाने की आशंका वास्तविकता से ज्यादा भ्रम और डर से जुड़ी है। संदेश यह था कि न तो कोई पेंशन रोक सकता है और न ही कोई कर्मचारी की तनख्वाह रोक सकता है। सरकारी व्यवस्था में देरी हो सकती है, लेकिन आधिकारिक कट ऑफ और देयता की अवधारणा के आधार पर भुगतान का दावा बना रहता है। इसलिए लोगों को यह समझने की जरूरत है कि तारीखों की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया अलग चीजें हैं और देयता की मूल तारीख अलग। अब सवाल आता है कि किन मुद्दों पर वास्तविक तैयारी चल रही है। बताया गया कि हाल में 25 फरवरी को एक बैठक हुई, जिसमें स्टाफ साइड के कई संगठन शामिल थे। इसमें विभिन्न फेडरेशनों और संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, ताकि किसी को यह न लगे कि वह JCM का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं सुनी गई। यह कोशिश बताती है कि कर्मचारी पक्ष एक साझा और संगठित मेमोरेंडम बनाकर आगे बढ़ना चाहता है, न कि अलग अलग समूह अलग अलग मांगे रखकर भ्रम पैदा करें। इसी वजह से बैठक को व्यापक और खुला रखा गया, ताकि एक तरह की समानता और साझी रणनीति बन सके। उस बैठक में तत्काल फोकस एक खास समय सीमा पर रहा, क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली। बताया गया कि प्रश्नावली जमा करने की अंतिम तारीख 16 मार्च तय की गई है, इसलिए उसी के जवाब तैयार करने पर चर्चा केंद्रित रही। इसका मतलब यह है कि अभी के चरण में कर्मचारी पक्ष पहले आयोग के सवालों का ठोस उत्तर देना चाहता है और उसके बाद अगले दौर में मिनिमम वेज, फिटमेंट फैक्टर और संबंधित तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत बहस करके मेमोरेंडम को अंतिम रूप देगा। यह भी संकेत मिला कि 12 मार्च के बाद फिर बैठक हो सकती है, जिसमें इन मूल मुद्दों पर ज्यादा गंभीर चर्चा होगी। फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेज को लेकर कर्मचारियों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। आम कर्मचारी का सवाल बेहद सीधा है, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्योंकि उसी से नई सैलरी और पेंशन का अनुमान लग पाएगा। लेकिन इस विषय पर सावधानी बरतने की बात भी कही गई।
तर्क यह था कि जब तक संगठनों के बीच एकमत नहीं बनती, तब तक किसी एक व्यक्ति या एक संगठन द्वारा कोई संख्या उछालना भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए सार्वजनिक रूप से कोई निश्चित आंकड़ा बोलने से परहेज की बात सामने आई, ताकि साझा मोर्चे की विश्वसनीयता बनी रहे और कर्मचारियों में गलत उम्मीदें या गलत डर पैदा न हो। इसके साथ ही एक बड़ा विषय फैमिली यूनिट का भी है, जो मिनिमम वेज की गणना और उपभोग टोकरी यानी बास्केट से जुड़ा है। अभी तक सरकारी गणनाओं में परिवार को 3 यूनिट मानकर खर्च और न्यूनतम वेतन का आधार तय होता रहा है। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि यह अवधारणा आज की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। मांग यह है कि परिवार को कम से कम 5 यूनिट माना जाए। इसके पीछे तर्क यह है कि माता-पिता के साथ रहने की सामाजिक और व्यावहारिक मजबूरी, स्वास्थ्य खर्च, रिश्तेदारों का सामाजिक दायित्व और आधुनिक जीवन शैली, ये सब मिलकर परिवार का वास्तविक खर्च बढ़ाते हैं। कई कर्मचारी इस बिंदु को जायज मानते हैं, क्योंकि आज के समय में माता-पिता की चिकित्सा जरूरतें और देखभाल का खर्च पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। यह भी बताया गया कि पिछली बार इस मुद्दे पर काफी बहस हुई थी और ऐसा लगा था कि शायद 5 से 4 यूनिट पर कोई सहमति बन सकती है, लेकिन अंततः सरकारी दबाव और निर्णय के कारण 3 यूनिट पर ही मामला अटक गया। इस बार कर्मचारी पक्ष इसे और मजबूत आंकड़ों, घरेलू विदेशी तुलना और व्यवहारिक अध्ययन के साथ पेश करने की तैयारी में दिख रहा है। संदेश यह था कि बदले हुए परिवेश में अगर गणना मॉडल नहीं बदलेगा, तो न्यूनतम वेतन की अवधारणा कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों से कट जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण परत और जुड़ती है। आयोग की प्रश्नावली में यह संकेत कि कर्मचारियों से ज्यादा पेंशनर्स है, इसलिए बोझ बढ़ेगा, इस पर कड़ी असहमति का भाव सामने आया। तर्क यह था कि पेंशनर्स पहले ही लंबे समय तक काम करके देश की सेवा कर चुके हैं, उन्हें बोझ की तरह देखना ठीक नहीं। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि आयोग को देश की फिस्कल स्थिति, बजटीय सीमाएं और सरकारी नीतियों को भी देखना पड़ता है। लेकिन कर्मचारी पक्ष का रुख यह है कि वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को देना है, उनसे छीनना नहीं। और अगर किसी सिफारिश से कर्मचारियों के अधिकार या जीवन स्तर पर नकारात्मक असर पड़ता है, तो ट्रेड यूनियन के पास संघर्ष का रास्ता भी होता है। यह संदेश सरकार को ज्ञात है, इसलिए कर्मचारी पक्ष बातचीत और दबाव दोनों की तैयारी में है। इसी क्रम में डीए मर्जर यानी महंगाई भत्ता बेसिक में जोड़ने की मांग पर भी चर्चा हुई। सामान्यतः जब नया वेतन आयोग आता है, तो वह डीए को बेसिक में मर्ज करके नया ढांचा तैयार करता है, क्योंकि नया वेतन ढांचा पे प्लस डीए को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर के जरिए बनता है। यहां मुद्दा क्या होगा का नहीं, बल्कि कब होगा का है। मांग यह रखी गई कि आयोग के काम शुरू होने के इस चरण में ही डीए मर्जर को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक लाभ जल्द मिले। यह भी समझाया गया कि अभी 50% डीए के बाद कुछ भत्तों में 25% अतिरिक्त लाभ जैसे बदलाव पहले से लागू हो जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए, शिक्षा भत्ता आदि। लेकिन यदि बेसिक में डीए मर्ज हो जाए, तो लाभ का असर व्यापक हो जाता है और कर्मचारियों को ज्यादा वास्तविक फायदा दिखाई देता है। एक और संवेदनशील मुद्दा वेतन स्तरों के बीच अंतर का है। चर्चा में यह विचार आया कि शीर्ष स्तर और निचले स्तर के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक अनुपात की बात सामने आई कि यह अंतर 1:10 से ज्यादा न हो। इसके पीछे सामाजिक तर्क रखा गया, अगर अंतर बहुत बढ़ता है तो सामाजिक विषमता बढ़ती है, और आज के समय में शिक्षा, इलाज, भोजन और दैनिक जरूरतों की कीमतें लगभग सभी के लिए समान गति से बढ़ती है। बाजार में ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी एक वर्ग को सस्ती और दूसरे को महंगी मिलती हो। इसलिए वेतन संरचना बनाते समय सामाजिक समरसता और व्यावहारिक खर्चों की समानता को ध्यान में रखना जरूरी है। अब सबसे बड़ा तकनीकी मुद्दा आता है, उपभोग टोकरी या बास्केट का परिवर्तन। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि जिस बास्केट के आधार पर महंगाई और मूल्य सूचकांक जैसी चीजों का आकलन होता है, वही बास्केट फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेज जैसे निर्णयों में भी भूमिका निभाती है। समस्या यह है कि पुराने मॉडल में जीवन शैली और जरूरतों को बहुत पुरानी सोच से मापा गया। आज के समय में बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतें बदल गई है। ब्रांडेड कपड़े, बेहतर खानपान, घर में जरूरी उपकरण और आधुनिक जीवन शैली अब लग्जरी नहीं, सामान्य जरूरत बन चुकी है। पहले टाइप 1 या टाइप 2 सरकारी आवास, चारपाई, सीमित सुविधा और साधारण भोजन से काम चल जाता था। आज अधिकांश घरों में बेड, फ्रिज, कई जगहों पर एसी जैसी सुविधाएं सामान्य हो चुकी है।
खाने की आदतें भी बदल गई है। बाहर से ऑर्डर करना, अलग अलग खाद्य विकल्प, बच्चों की बदलती पसंद, ये सब अब हर घर की कहानी बन चुके हैं। ऐसे में अगर बास्केट बदली नहीं गई, तो न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की गणना वास्तविक खर्च के मुकाबले कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए संकेत मिला कि मेमोरेंडम में बास्केट को आमूल चूल बदलने की मांग प्रमुख होगी। यहाँ आपको याद दिला दूं, अगर आप ऐसे ही तथ्य आधारित और सरल भाषा में तैयार किए गए स्क्रिप्ट सुनना और समझना पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर अपडेट आपके पास सीधे पहुंचे। यह पूरा विषय लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब से जुड़ा है, इसलिए सही जानकारी पर टिके रहना बहुत जरूरी है। राजनीतिक समय निर्धारण का मुद्दा भी चर्चा में साफ तौर पर आया। यह कहा गया कि आयोग के गठन और घोषणाओं में अक्सर राजनीतिक गणित काम करता है। उदाहरण के तौर पर यह धारणा सामने आई कि चुनावों के आसपास फैसले तेज होते हैं और लंबे समय तक चुप्पी भी रहती है। ऐसी बातें इसलिए उठती है क्योंकि कर्मचारी वर्ग की संख्या बढ़ी है और चुनावी समीकरणों में उसका प्रभाव माना जाता है। यहाँ यह भी कहा गया कि अगर चीजें केवल राजनीति के सहारे लटकती रहीं, तो कर्मचारी पक्ष भी खामोश बैठने वाला नहीं है। दबाव बनाने की रणनीति मौजूद है और समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने की कोशिश भी मौजूद है। इसी के तहत यह निर्णय बताया गया कि कर्मचारी पक्ष प्रश्नावली के लिए समय बढ़ाने का आग्रह नहीं करेगा, ताकि देरी का दोष कर्मचारियों पर न आए। वे अतिरिक्त मेहनत करके समय पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। पेंशन के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई, खासकर एश्योर्ड पेंशन जैसी अवधारणाओं को लेकर। एक उदाहरण के रूप में केरल में सामने आई एक स्कीम का जिक्र हुआ, जिसमें न्यूनतम 30 साल की सेवा के बाद पेंशन जैसी बात कही गई। इस मॉडल पर सवाल उठाया गया कि आज के भर्ती पैटर्न में कई लोगों की नियुक्ति उम्र 35 के आसपास होती है। ऐसे में 30 साल की सेवा पूरी करना सभी के लिए संभव नहीं रह जाता, इसलिए इसे व्यवहारिक नहीं माना गया। साथ ही यह भी कहा गया कि पेंशन के मुद्दे को राजनीतिक दलों ने लंबे समय तक भ्रमित किया है। अलग अलग समय में अलग सरकारें अलग कानून और ढांचे लेकर आईं, जिससे कर्मचारी पक्ष को संघर्ष करना पड़ा। बातचीत का निष्कर्ष यह रहा कि वर्तमान ढांचे को ओपीएस जैसा बनाने की दिशा में सुधार जरूरी है और सेवा अवधि की शर्तों में भी व्यवहारिक बदलाव होना चाहिए, जैसे 25 साल को 20 साल की दिशा में लाना, ताकि ज्यादा कर्मचारियों को वास्तविक सुरक्षा मिल सके। यहाँ एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जटिल सरकारी नीतियां आपको सरल, स्पष्ट और तथ्यों के साथ समझ में आती रहें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको हर बार नई जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप गलत अफवाहों से भी बचेंगे। दूसरे कई व्यावहारिक सवाल भी सामने आए। उदाहरण के तौर पर एलटीसी और भारत भ्रमण सुविधा के तहत सार्क देशों का मुद्दा। इस पर बताया गया कि एलटीसी में सार्क देश पहले से शामिल है, लेकिन यात्रा से जुड़ी शर्तों और व्यवस्था में समय समय पर बदलाव की जरूरत होती है। पहले एयर इंडिया जैसी बाध्यता और सरकारी ट्रैवल एजेंसी जैसी शर्तें चर्चा में थीं, जिनमें अब कुछ ढील दिखती है। हालांकि कुछ देशों के लिए वीजा या राजनीतिक स्थिति के कारण यात्रा व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर नियमों की सीमा के भीतर सुविधा उपलब्ध मानी गई। जेसीएम प्रतिनिधित्व को लेकर दिल्ली और अन्य यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारियों का सवाल भी आया। तर्क यह है कि उन पर केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, इसलिए उन्हें जेसीएम में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस पर यह भाव सामने आया कि जेसीएम का दायरा बढ़ना चाहिए ताकि कोई भी विभाग या कर्मचारी समूह प्रतिनिधित्व से वंचित न रहे। लेकिन यह भी कहा गया कि सरकार की सोच कई बार इसके विपरीत रहती है और दायरा सीमित करने की प्रवृत्ति रहती है। कर्मचारी पक्ष लगातार प्रयास करता रहा है कि ऑटोनॉमस संस्थानों और विभिन्न विभागों को भी इस ढांचे में शामिल रखा जाए। लीव इनकैशमेंट का मुद्दा भी आया। इसमें संकेत मिला कि यह विषय मेमोरेंडम का हिस्सा बन सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय साथियों की राय और साझा रणनीति पर निर्भर करेगा। यहाँ एक व्यावहारिक समस्या उठाई गई, कैशमेंट मिलता है, लेकिन छुट्टी लेना कई बार कठिन हो जाता है। कर्मचारियों की सोच यह है कि केवल नकद देकर छुट्टी न देना उचित नहीं, क्योंकि छुट्टी का उद्देश्य विश्राम, यात्रा और परिवार के साथ समय भी होता है। इसलिए इस दिशा में संतुलित समाधान की जरूरत बताई गई। रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य सुविधा, खासकर सीजीएचएस के विकल्प या उसके विस्तार का सवाल भी रखा गया। इसमें यह दृष्टिकोण सामने आया कि अगर स्थानीय सरकारें, जैसे दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के सामने औपचारिक सिफारिश रखें, तो समाधान आसान हो सकता है। संकेत यह था कि सीजीएचएस यूनियन टेरिटरीज में एक मजबूत माध्यम है
और इसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते संबंधित सरकारें और विभाग समन्वय करके सिफारिश आगे बढ़ाए। यानी तकनीकी रूप से यह संभव है, पर प्रशासनिक पहल की जरूरत है। एक सामाजिक टिप्पणी भी चर्चा में आई। बैठक की तस्वीरों को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि युवा चेहरे नजर नहीं आते। इस पर स्पष्ट किया गया कि जेसीएम और यूनियन प्रतिनिधित्व नामांकन का अधिकार संबंधित संगठनों का होता है। कौन प्रतिनिधि बने, यह संगठन तय करते हैं। उम्र अपने आप में बाधा नहीं, और नेतृत्व अक्सर अनुभव के आधार पर चुना जाता है। साथ ही यह बात जोर देकर कही गई कि वेतन आयोग का सबसे बड़ा लाभ अक्सर नए और युवा कर्मचारियों को मिलता है, क्योंकि वे लंबी अवधि तक नए वेतन ढांचे का फायदा उठाते हैं। इसलिए भले प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ लोग दिखें, पर लड़ाई और लाभ का केंद्र युवा वर्ग ही रहता है। यह तीसरी बार आपसे निवेदन है, अगर आप इन मुद्दों पर बिना अफवाह और बिना भ्रम के सिर्फ तथ्य और व्यावहारिक विश्लेषण के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे विषयों में छोटी गलतफहमी भी बड़ी उम्मीद या बड़ा डर पैदा कर देती है। पूरी चर्चा का सार यह है कि 1 जनवरी 2026 की तारीख को कर्मचारी पक्ष मुख्य आधार मान रहा है और उसी से देयता जोड़कर देख रहा है। साथ ही यह भी मानकर चल रहा है कि आयोग की प्रक्रिया में विलंब हो सकता है, और उस विलंब का सबसे बड़ा जोखिम भत्तों के मामले में बनता है। इसलिए कर्मचारी पक्ष की कोशिश होगी कि भत्ते भी 1 जनवरी 2026 से लागू हों, या कम से कम देरी की अवधि के लिए कोई अंतरिम राहत या समायोजन का रास्ता निकले। इसी के साथ डीए मर्जर को प्राथमिकता, बास्केट में बदलाव, फैमिली यूनिट का पुनर्निर्धारण और न्यूनतम वेतन की वास्तविक गणना, ये सब मुद्दे मेमोरेंडम में मजबूत रूप से रखने की तैयारी दिखती है। एक और अहम पहलू यह है कि इस बार प्रक्रिया का तरीका कुछ अलग महसूस किया गया। कहा गया कि पहले आयोग स्टाफ साइड को बुलाकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस और अन्य बिंदुओं पर बातचीत करता था, मेमोरेंडम लिए जाते थे, फिर प्रश्न जारी होते थे। इस बार बिना मेमोरेंडम लिए सीधे प्रश्न जारी होने से लचीलापन कम हो सकता है। कर्मचारी पक्ष को चिंता है कि एक बार प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया तो बाद में अपने मेमोरेंडम में बदलाव करना या नई बातें जोड़ना कठिन हो सकता है। इस वजह से सवालों के उत्तर देने में भी बेहद सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत बताई गई, ताकि बाद में कर्मचारी पक्ष अपने ही उत्तरों के कारण सीमित न हो जाए। आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में भी यह बात स्पष्ट होती है कि वेतन आयोग के फैसले सिर्फ संख्या नहीं होते, वे जीवन स्तर, सामाजिक संतुलन और कर्मचारी मनोबल पर असर डालते हैं। अगर बास्केट अपडेट होती है, तो न्यूनतम वेतन का आधार वास्तविक जरूरतों के करीब आएगा। अगर फैमिली यूनिट का मॉडल बदला तो चिकित्सा, बुजुर्गों की देखभाल और सामाजिक दायित्व जैसी चीजों का यथार्थ गणना में आएगा। अगर डीए मर्जर और भत्तों का समय पर समायोजन हुआ तो कर्मचारियों को देरी की लागत नहीं उठानी पड़ेगी। और अगर पेंशन मॉडल व्यवहारिक बना तो रिटायरमेंट सुरक्षा पर भरोसा मजबूत होगा। यह चौथी बार आपसे कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे जैसे 16 मार्च की डेडलाइन और उसके बाद की बैठकें आगे बढ़ेंगी, नई जानकारी लगातार सामने आएगी। सही अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, यही सबसे जरूरी है। अंत में इस पूरे विमर्श का एक व्यावहारिक संदेश भी है। कर्मचारियों को यह समझना होगा कि फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और भत्तों जैसे मुद्दों पर अंतिम निर्णय आने से पहले सोशल मीडिया पर उड़ने वाली अलग अलग संख्याओं और दावों से बचना जरूरी है। जब तक साझा मेमोरेंडम और आधिकारिक चर्चा पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी एक अनुमान को फाइनल मान लेना खुद अपने लिए तनाव बढ़ाने जैसा है। इसी कारण जिम्मेदार पक्ष ने यह संकेत दिया कि भ्रम नहीं फैलाना है और एकमत होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी साझा की जाएगी। मैं आपकी बात को यही समेटते हुए यही कहूंगा कि 1 जनवरी 2026 की देयता वाली तारीख, प्रक्रिया में संभावित देरी, भत्तों का जोखिम, डीए मर्जर की प्राथमिकता, बास्केट और फैमिली यूनिट में बदलाव तथा पेंशन ढांचे को ज्यादा सुरक्षित और व्यवहारिक बनाने की दिशा, ये सब इस समय के मुख्य मुद्दे हैं। अगले चरण में प्रश्नावली के जवाब और मेमोरेंडम की तैयारी तय करेगी कि कर्मचारी पक्ष किन बिंदुओं को कितनी मजबूती से रखता है और सरकार व आयोग किस रुख के साथ आगे बढ़ते हैं। और आखिरी बार, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर आपको साफ, व्यवस्थित और तथ्य आधारित स्क्रिप्ट मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चालू रखें, ताकि कोई अहम अपडेट छूटे नहीं। धन्यवाद।